हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दरअसल क्या है कि स्टूडेंट यहाँ चाहे 7th क्लास के हो, 8th क्लास के हो, 9th के हो, 10th के हो, आगे भी ये टॉपिक 11th 12th में काफी यूज होता है, क्योंकि ये अलजेब्रा इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। अगर अलजेब्रा आपको अच्छे से आती है तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा इजी लगेगा। अगर आपको अलजेब्रा अच्छे से नहीं आती है तो आपको मैथ्स इजी नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, आज के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, चाहे स्टूडेंट 7th क्लास का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो। इस टॉपिक को आप जरूर देखें। आपको 11th 12th वाले स्टूडेंट्स को भी अगर लगता हो कि उनके अलजेब्रा में कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार बेसिक्स को जरूर देखें। आपको देखने के बाद चीजें समझ में आने लगेगी। चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझाते हैं कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्या करते हैं। अच्छा, जो आपका अर्थमेटिक अभी तक आप सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, अर्थमेटिक में क्या है, आपका यूज होते हैं नंबर्स। क्या यूज होते हैं? नंबर्स यूज होते हैं। और अलजेब्रा में क्या यूज होता है? अलजेब्रा में नंबर्स प्लस लेटर्स यूज होते हैं, और लेटर्स को आप बोलते हैं वेरिएबल्स। और ये लेटर्स, कौन से लेटर्स को वेरिएबल बोलते हैं अभी बताएंगे। लेटर ही क्यों कहा गया है, देखो मैं बताऊं क्या है। ये लेटर्स जो वेरिएबल है वो लेटर्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो लेटर्स हम किस किस तरह यूज करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी तक आपने जो स्टूडेंट 6th क्लास से पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केवल अर्थमेटिक, और अब उसके बाद आपके साथ स्टार्ट होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा और अर्थमेटिक में क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज योर एज इज 12 ईयर्स। अगर आपकी माना कि आपकी एज इस समय 12 साल के हैं, 12 ईयर्स के हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स योर एज विल बी। तो आपको ये पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो एज है 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप इजीली बता देंगे कि आज 12 है और 5 इसमें ऐड कर दीजिए और 17 ईयर्स के हम हो जाएंगे। ये हमारी एज उस समय हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स बाद। चलिए देखते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके फ्रेंड की एज 5 साल के बाद क्या होगी, अब आपको अपने फ्रेंड की एज का नहीं पता है, तो आप ये कहेंगे, अगर मैं कहूं कि आप जानते नहीं हैं एक पर्सन की एज, तो देन आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद उसकी जो एज है वो क्या होगी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ माय फ्रेंड। मेरे फ्रेंड की जो एज है प्रेजेंट टाइम में एक्स ईयर्स है, तो आफ्टर 5 ईयर्स एज ए सिंपल आप बता सकते हैं जितनी भी उसकी होगी वो मैंने एक्स से डिनोट कर दी। अब मैंने 5 ईयर्स उसमें ऐड कर दिया, तो ये एक्स प्लस 5 उसकी एज होगी। अब एक्स जो भी उसकी एज हो, जो इसकी एज हो देखी जाएगी, उससे बात करेंगे, उसकी एज बता देंगे, यहाँ लिख देंगे, वो इसकी एज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमें क्या है, कुछ चीजें ऐसी फाइंड करनी होंगी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स कि जिन चीजों के बारे में हम अभी जानते नहीं है, बस उसके बारे में डिटेल बता दी गई है। अब उसको डिटेल बता दी गई, उस डिटेल को हम बताने के बाद हम उसको चीज को कैसे फाइंड करेंगे उस पर हम बात करेंगे। पहले हम यहीं चलते हैं जहां चल रहे थे। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि द एज ऑफ द पर्सन आफ्टर 5 ईयर्स एक्स प्लस 5। तब उस पर्सन की एज, जो भी पर्सन है उसकी एज एक्स प्लस 5 होगी आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि प्रेजेंट में हमने क्या लेट किया, उसकी एज एक्स लेट किया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए पर्सन इक्वल टू एक्स ईयर्स, देन आफ्टर 5 ईयर्स his age will be x plus 5 ईयर्स। तो उसकी एज 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 ईयर्स होगी। चलिए देखते हैं, यही जो x प्लस 5 लिखा गया है यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अभी इस पे और डिटेल में बात करेंगे। यानी कि इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने वेरिएबल्स यूज किया है, सिंबल्स यूज किए हैं, जिसके अननोन वैल्यूज का यूज किया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। चलिए देखते हैं, इस पे भी अभी बात करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। अभी हम बार बार आपसे वेरिएबल की बात कर रहे थे, और इस वेरिएबल पर बात करते हैं कि ये वेरिएबल है क्या। अच्छा चलिए देखते हैं। वेरिएबल नाम से पता चला है वेरी, यानी कि जो वैल्यू वेरी करती हो, यानी कि समय समय पर उसकी वैल्यू चेंज होती हो, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू को वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप देखो डेफिनेशन कह सकते हैं, विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। उसकी क्या ले सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, जो उसके सिंबल होंगे। लाइक जैसे हम उसको एक्स से कह सकते हैं, वाई से कह सकते हैं, जेड से कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यूज हम उसको पी से कह सकते हैं, टी से लिख सकते हैं। इन वैल्यूज के हेल्प से, इन वेरिएबल्स की, इन सिंबल्स की हेल्प से, जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, इनकी हेल्प से वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूं
कि x माइनस 3 की वैल्यू 0 है, तो आपको ये पता चलेगा यहां से x की वैल्यू 3 होगी। अगर मैं कहूं कि x माइनस 10 की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू आप क्या कहेंगे 10 होगी। आप निकालते चले आए कि x की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट निकल रही है, तो वो x क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि वो वैल्यू जो रखता है वो चेंजेबल रखता है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। बट कांस्टेंट, जैसे हम आपसे ये कहें कि आप एक 2 है, ये 2 नंबर कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2 ही वैल्यू होगी। यानी कि जैसे मैं 10 कहूं कि मेरे पास 10 रुपीज हैं, ठीक है ना, तो 10 है, मैंने अपनी जेब से निकाले 10 रुपीज, तो मैंने 10 ही बताया, 20 होंगे तो 20 बताऊंगा, 30 होंगे 30 बताऊंगा। इट मींस एक अमाउंट है जिसके बारे में मैं फिक्स बता सकता हूं कि मेरे पास ये चीज है, वो फिक्स है बिल्कुल, तो उसे कहते हैं आप कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे कहूं, आप कहे कि 2 का 2 है, तो 2 ये फिक्स नंबर है, मैं कहूं ये 4 ये फिक्स नंबर है, मैं कहूं ये 6 ये फिक्स नंबर है। यानी कि अगर मैं किसी क्वांटिटी को काउंट करके बताऊं वो 6 हो, तो मैं कहूंगा वो 6 है, ठीक है ना। 6 की वैल्यू 7 8 9 10 कुछ और नहीं हो सकती, 4 की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू आपने देखा था 2 है, x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 10 है, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो ये वैल्यू चेंज है, लेकिन 2 की एक फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि वो 2 ही है। 10 की एक फिक्स वैल्यू है, वो 10 ही है। तो ये जो नंबर्स आपके अरिथमेटिक में पढ़ते थे वो सब फिक्स नंबर हैं, वो सब कांस्टेंट नंबर हैं, वे सब कांस्टेंट होते हैं। तो यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं आपको 2 आपका कांस्टेंट है, मैं कहूं 10 आपका कांस्टेंट है, मैं कहूं -100 वो आपका कांस्टेंट है, मैं कहूं √2 ये आपका कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, ये फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यू है, हुज वैल्यू नेवर चेंजेस, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो इस तरह के वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स। इस चैप्टर में आपके पास यूज होती हैं टर्म्स, और टर्म्स क्या है कि टर्म्स जो, जैसे हम ये कहें आपसे, पहले यहां देख लीजिए, इट इज अ सिंगल नंबर, वो एक सिंगल नंबर है, एक वेरिएबल हो सकता है, और सिंगल नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 1 और मोर वेरिएबल्स हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2x + 5y + 10, तो ये जो प्लस और माइनस हैं, ये क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं, इनके पास पावर होती है कि टर्म्स को सेपरेट करने की, प्लस हो माइनस हो, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन ये काम नहीं करते हैं, इनको सेपरेट नहीं करते हैं। यानी कि ये एक टर्म कहलाएगी, ये एक टर्म कहलाएगी, और ये भी एक टर्म कहलाएगी। यानी कि आप टर्म जब भी कहेंगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे, ये प्लस और माइनस के बीच बीच में है, ये जो टर्म्स होंगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। फिर समझ लीजिए एक बार और, टर्म्स को क्या लिखा जा सकता है, एक सिंगल कांस्टेंट, एक सिंगल वेरिएबल, और एक कांस्टेंट वेरिएबल, और एक कांस्टेंट वेरिएबल स्क्वायर, और 2x² y², और 2x² y। तो इस तरह से ये सभी टर्म्स लिखी जा सकती हैं। बट ये टर्म्स कहां होती हैं, ये टर्म्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अभी करेंगे सही बात, अभी एक्सप्रेशन की तरफ आने वाले हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई विद ए वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें 2x कोई हमारे पास टर्म है, तो हम कहें कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। मैं कहूं आपसे कि एक टर्म आपके पास है 2x² y, मैं कहूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, बाई है और 2 है, तो यहां 2 ये कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा। मैं कहूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप देख रहे हैं y के साथ जो प्रोडक्ट में है बचा हुआ पोर्शन वो 2x² है, तो ये 2x² कोफिशिएंट ऑफ y कहलाएगा। इस तरह से हम कोफिशिएंट को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। इट इज ए वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, जो वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कांस्टेंट है। वो हम अभी इससे पहले बता चुके हैं। यानी कि जैसे आपके पास 2x + 3y² + 10 है, तो ये इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को कांस्टेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट
यहां से स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? यहां देखते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से हैं? ये है, यानी कि अभी जैसे हमने बताया था 2x² बाई प्लस 2y प्लस 10 प्लस 10x प्लस 3, ऐसे हमने इसको लिखा है। तो यानी कि हमने देखा कि यहां पर एक टर्म है, यहां पर एक टर्म है, यहां पर एक टर्म है, यहां पर एक टर्म है। तो यानी कि हमने 4 टर्म्स को लिया है, बीच में प्लस प्लस लिखा है और इस तरह से हमने इनको प्लस कर दिया, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए मैं 2xy² लिखूं और 10y² लिखूं माइनस 3y लिखूं माइनस 2x और माइनस 10 लिखूं। तो मैंने यहां कहा कि इसमें कितने टर्म है, तो यहां देखा मैंने 1, यहां मैंने देखा 2, यहां मैंने देखा 3, यहां मैंने देखा 4, यहां मैंने देखा 5, क्योंकि मैंने कहा टर्म्स को काउंट किया जा सकता है। टर्म्स को जो लिखने के, जो सेपरेशन करने की पावर है वो प्लस और माइनस के अंदर है। तो प्लस के पहले एक टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म आ गया, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर थर्ड टर्म आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर फोर्थ टर्म आ गया, फिर माइनस आ गया, फिफ्थ टर्म आ गई। यानी कि इस एक्सप्रेशन में फिफ्थ टर्म है, जिसमें यहां देख रहे हैं x/2 किसी और के पास नहीं है, y² किसी और के पास नहीं है, इसके पास है, बट यहां y² के साथ x है तो डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट, y इसमें किसी के साथ नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म्स उनके साथ आ रही हैं, x और 10। इस तरह से ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर आप देखते हैं कि ये हमारे पास, जैसे हम 2² लिखते थे तो 2² मीनिंग क्या होता था? 2 × 2। ऐसा यहां पर x² लिखा जाता है और x² का मीनिंग क्या होता है? x × x। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x × x, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमने वेरिएबल की पावर ऐड की है। 1 इसके पास है, 1 इसके पास है। फिर समझ लीजिए x × x अगर हम करते हैं, दोनों के पास 1 पावर है तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है 1 + 1, और इस तरह से हम x² लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर यहां पर देखा जाए x² × x, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 1, इसके पास 2 पावर है, इसके पास 1, दोनों को ऐड किया तो पावर हुई है 3x³। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैं कहूं आपके पास x² मल्टीप्लाई x/, तो आप क्या कहेंगे कि पहले x की पावर देखेंगे। x की पावर पहले में कितनी है? फर्स्ट में 2 है और इसमें आपके पास पावर है x²/। फर्स्ट में आपके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, तो 2 + 1 आप इस तरह से x की पावर लिखेंगे। बाई की में देखेंगे, बाई में इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, 1 + 1, यहां से आपके पास आया x³/²। इस तरह से हम प्रोडक्ट कराते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम प्लस और माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, x + x, अगर ऐसे आपने किया है तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। इट मीन्स हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं x हैं, ये दोनों सेम हैं। अब इनके पास जो नंबर है वो 1 और यहाँ भी 1। या मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 5x। आप देख रहे हैं यहाँ x और x सेम है, वेरिएबल की जो टर्म्स है वो सेम है, साथ में नंबर जो डिफरेंट है। तो आप देखते हैं इसको किस तरह से हम करते हैं ऐड। ये देखते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए आपके पास पेन है, आपके पास 2 पेन है प्लस आपके पास 5 पेन है, तो कितने पेन हुए? अब टोटल आपके पास 7 पेन। तो यही हम काम करेंगे, यानी कि केवल और केवल कांस्टेंट को ऐड कराया, 2 + 5, और यहां पर x एज इट इज रखा गया। तो यहां 2 + 5 कितना हो गया? 7x। इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 3x + 10x, आप यहां पर क्या करेंगे? 10 ये है x और 3 ये है प्लस के, 10 + 3 13x, ऐसे हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें -4x + 7x, आप देख रहे हैं कि इस x के पास 7 है और इस x के साथ -4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो मैंने क्या कहा था? 7 - 4, यहां से रहा 3, तो ये 3 रहे और x रहा, तो यानी कि हम इसको 3x लिखेंगे। -4 + 7। इसी तरह से जैसे मैं आपसे कहूं 10 - 6, आप 4 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि यहाँ प्लस के 10 है और माइनस के 6 है। अगर मैं इसको रिवर्स में लिख दूं -6 + 10, तो बात तो वही है,
प्लस के 10 है, माइनस के 6 है, तो प्लस की चीजें ज्यादा रही और प्लस की कितनी रही 4 रही। जैसे मैं कहूं कि आपके पास 10 रुपीज हैं, आपने 6 रुपीज खर्च कर दिए हैं, तो आपके पास कितने बचेंगे? यानी कि खर्च करने का साइन है माइनस या उधार का साइन है माइनस। आपने क्या है 6 रुपए उधार थे, 10 रुपए आपके पास हैं, तो जब उधार आपने दे दिए तो आपके पास 4 रुपए बचे। आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे की हम बात करते हैं। तो ये चीजें हमारी बेसिक थी और हम आगे की बात करते हैं। अब इस पे यहां देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कराया गया है कि टर्म्स के आधार पर इसके नाम कुछ रखे गए हैं। जैसे कहे मोनोमियल, मोनो मीन्स 1 और मियल मीन्स टर्म, यानी कि जिसके पास नंबर ऑफ टर्म्स केवल एक हो, इट हैज ओनली 1 टर्म, जिसके पास केवल एक टर्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7x, ये कोमा लगा हुआ है, एक एग्जाम्पल है -5x²। जैसे मैं कहूं एक -2, ये एक के पास टर्म है, एक सिंगल टर्म है, तो ये एक टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल कहलाएगा। मैं कहूं x⁻10, 3x⁻10, ये ना इसके बीच में प्लस है ना माइनस है, अकेली टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल कहलाएगा। चलिए देखते हैं आगे। बाइनोमियल, बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स 2 और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो जिसके पास क्या हो 2 टर्म्स हो, यानी कि जैसे 3x + 2 a² - b², या फिर हम कहें 3x² + 10, आपके पास भी 2 टर्म्स हैं, तो यहां पर ये कहलाएगा आपका बाइनोमियल। नेक्स्ट आप देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3 और नोमियल मीन्स टर्म्स, जिसके पास 3 टर्म्स हो, लिखा हुआ 3 टर्म्स और 3 टर्म्स, जैसे x² + 3x + 2, इसके पास 3 टर्म्स हैं। मैंने कहा प्लस और माइनस ये सेपरेट करते हैं टर्म्स को। जैसे मैं लिखूं 3x⁻10 + x + 5, आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है, एक x⁻1 वाली टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये आपके पास कहलाया ट्राइनोमियल। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, 3x² + 7x² + 10, आप कहें कि इसके पास 3 टर्म्स हैं, नहीं, इसके पास 3 टर्म्स नहीं, क्योंकि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? यहां पर x² है, यहां पर x² है, तो यानी कि इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 10x² और +10, यानी कि x² वाली एक टर्म 10x² और एक ये 10, तो इस तरह से इसके पास 2 टर्म्स हैं और ये बाइनोमियल कहलाएगा। जिसके पास 2 टर्म्स होती हैं वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। चलिए देखते हैं आगे इसके बाद क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री मींस 4 और नोमियल मींस टर्म, जिसके पास 4 टर्म्स हो उसको हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। दिस एग्जांपल इज हियर। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मींस होता है मेनी, नोमियल मींस टर्म्स, यानी कि जिसके पास एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो, 1 और मोर टर्म्स, यानी कि या तो एक हो, जैसे ये था, ये पॉलिनोमियल का एक स्पेशल केस है, उसे नाम दे दिया गया मोनोमियल। फिर ठीक है, इसी तरह से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है ना, इसी तरह से क्वाड्रिनोमियल, सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बट इससे ज्यादा भी अगर टर्म्स हो तो वो भी आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए देखते हैं आगे। लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल एंड पावर्स। एग्जांपल देखते हैं जिसके पास सेम पावर, लाइक यानी कि एक जैसे, बिल्कुल सेम एक जैसे, यानी कि जैसे मैं कहूं 3x² और 3xy², आप देख रहे हैं इसके पास x की 2 पावर हैं, इसके पास y की 1 पावर है, बट इसके पास x की 1 पावर है, y की पावर 2 है, यानी कि x की पावर डिफरेंट है, y की पावर भी डिफरेंट है, तो ये आपका क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। कैसी हैं? अनलाइक टर्म्स हैं। मैंने कहा लाइक टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 3x²y, यानी कि हम क्या करते हैं, x की पावर 2 है, y की पावर 2, तो दूसरी टर्म में भी x की पावर 2 y की पावर 2 ही रहेंगी, साथ में कांस्टेंट कोई भी हम चेंज ले सकते हैं। बट ये जो वेरिएबल थी, कहा है द सेम वेरिएबल एंड पावर, वेरिएबल x एंड y है और पावर भी इसमें 2 है, x की इसमें भी 2 है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये आपके पास लाइक टर्म कहलाएंगी और लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही हम 3xy⁻10 10xy⁻10, ये देखेंगे x और y की पावर सेम है, यानी कि x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 10 है, ये नंबर चेंज है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो यहां पर 10 + 3
13 हो जाएगा और दोनों में सेम है, ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से हम कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स की बात कर रहे हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, हैव डिफरेंट वैल्यूज वेरिएबल्स एंड पावर्स। चलिए देखते हैं, जैसे 3x² बाई नेक्स्ट 4x/²। आप देख रहे हैं यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यही डिफरेंट हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, मान लीजिए मैं कहूं 10x/4 और मैंने कहा यहां पर 5x/3। आप देख रहे हैं x की पावर सेम है, लेकिन y की पावर यहाँ 4 है, y की पावर यहाँ 3 है, तो ये डिफरेंट पावर्स हो गई इसकी, इसलिए ये कहलाएंगे अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये ना तो ऐड की जा सकती यानी कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं की जा सकती। अगर मैंने कहीं लिख दिया है कि 10x/² प्लस 5x/, तो ये इससे ज्यादा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती, ऐड ही नहीं की जा सकती, इसी फॉर्मेट में रहेंगी, ठीक है ना। तो यहां से ज्यादा हम कॉमन ले सकते हैं, जो इनमें दोनों के पास फैक्टर हो वो बाहर निकाल सकते हैं, वो उसकी हम आगे बात करेंगे अभी। चलिए देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं भी बता चुका हूं आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, नोटेड पॉइंट देख लीजिए नीचे, ऐड और सब्ट्रैक्टेड ओनली लाइक टर्म्स नॉट अनलाइक टर्म्स। ऐड और सब्ट्रैक्ट जो की जा सकती हैं वो लाइक टर्म्स को किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से कहूं 2x + 4y + 10x + 3y - 10 + 4, तो आप क्या करेंगे, x वाली टर्म्स में ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे। 10x + 2x क्या होगा, 12x। इसी तरह से यानी कि आपको मैं अगर मैं लिखूं, क्योंकि प्लस है तो प्लस में कोई सा भी नंबर पहले ऐड या किया जा सकता है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा, 10x और ये बीच में प्लस है, फिर 12, 4 + 3, 4y + 3y, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, -10 + 4। ये ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस पहले लिख रखा है, ये प्लस का 4 है। चलिए देखते, 2 यहाँ भी ब्रैकेट ना लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, कि ब्रैकेट का कोई ऐसा कोई विशेष रोल नहीं है, ये मैंने एक आपको सेपरेशन बताया है कि x ये है और y की टर्म्स ये हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर देखा आपने कि यहाँ 2x + 10x क्या हो गया, 12x प्लस 4y + 3y क्या हो गया, 7y। यहां पर देखा आपने माइनस के 10 है, प्लस के 4 है, तो प्लस के 4 निकाल देंगे 10 में से, मतलब ये है -10, यानी कि उधार ज्यादा है मेरे, और मैंने 4 रुपए दे दिए, तो मेरे पास उधार कितने रहे, -6, यानी कि माइनस साइन उधार का है, ये आप ध्यान रखेंगे, -6। तो इस तरह से ये हम ऐड करा लेते हैं। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 2x + 4y + 3, और मैं अगर मैं माइनस कराऊं यहां से 5x + 7y + 9, ऐसे में माइनस कराऊं, तो आप क्या करेंगे, पहले 2x + 4y + 3, और यहां से ब्रैकेट हटा रहे हैं अब हम, और ये ब्रैकेट अंदर लेके -5x - 7y - 9 = हम जैसे ही इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले x वाले एक साथ लाएंगे, यहाँ पर 2x प्लस के है, -5x माइनस के है, 5x माइनस के हैं, तो यहां से हमने देखा कि 2 प्लस के 5 माइनस के, तो आपने यहां -3x लिखा। ध्यान देंगे, यहां पर मैंने इसको और इस नंबर को एक साथ लिया है, यहां पर 2x और यहां पर आया आपके पास यहां पर ये और ये, इन दोनों को ऐड किया है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट कलर में मैं देख लेता हूं, यानी कि मैंने रेड लिया, पहले 4y और -7y। आप देखेंगे प्लस के 4 है, माइनस के 7 है, तो यहां पर माइनस के रहा आपका 3y। नेक्स्ट आप देखेंगे प्लस का 3 है, माइनस का 9 है, तो नंबर आपके पास रहा -6। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि मैंने लेट किया यहां कि एक p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल। अगर मान लीजिए मेरे पास x + 10 ये एक वेरिएबल है, तो वी गेट, अगर व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अगर मैं वैल्यू वेरिएबल की यहां पुट कर दूं तो वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, तब मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है एक्सप्रेशन। पुट x =
7। अगर मैंने x की वैल्यू एक 7 पुट कर दी यहाँ, तो P7 आप क्या करेंगे 7 + 10 और आपके पास क्या आ जाएगा ये 17। इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू, किसी भी वैल्यू जो दे रखी है वेरिएबल की, उसकी वैल्यू देगा तो आप पुट कर सकते हो और यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। चलिए देखिए P क्या है, P4 पॉलिनोमियल है। P कोई विशेष नहीं है, P4 पॉलिनोमियल, यानी कि हम इसको शॉर्ट में करके लिख देते हैं और x का पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम ये जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल ना कह के हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो E4 एक्सप्रेशन ऑफ x, यहाँ पर E7 हमने रखा और इस तरह से हमने इसको 17 फाइंड किया है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वो ये कहे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है मान लीजिए वो कहे x² + 7x, ये है, वो कहे फाइंड वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन x = 3, x की वैल्यू 3 है तब इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3² यहाँ पर 7 है, फिर मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पर 9 और वैल्यू आ गई 30। इस तरह से हम इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम पर पहले बात करते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है। अगर ये कहा जाए आपसे कि एक नंबर x है इज एडेड टू 7, एक नंबर x है जो 7 में ऐड किया जाता है, तो यहाँ देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या रहेगा, 7 में x ऐड किया जा रहा, तो ये हमने लिख दिया नंबर x इज एडेड टू 7, x को 7 में ऐड किया जाता है x + 7। हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखते हैं, ए नंबर y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, एक नंबर है y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 जो किस में से 12 में से ऐड किया जा रहा है। तो यहां पर 12 लिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 लिया और उसमें से 22 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो -22, 12 - 22 हम इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब हम धीरे धीरे ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपका मैथ्स वीक रह जाता है। तो ध्यान दें कि अगर आपको कुछ चीज लग रही है कि समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को रोककर दोबारा से देखिए। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 100% दूंगा, आपका मैथ्स वेरी इजी बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब 3 कौन से, 3 लगातार नंबर्स की बात हो रही है, तो अब हमें पता नहीं कि कौन से नंबर्स हैं 3 लगातार। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे x, सेकेंड नंबर अगर कोई मान लीजिए नंबर 5 है तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 होगा, लगातार नंबर की बात चल रही है। तो यहां हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए 5 + 1 किया, इससे नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 5 + 2 किया, तो ये 3 लगातार नंबर आ गए। लेकिन हमें पहला नंबर तो पता हो, हमें पहला नंबर नहीं पता जिसकी हम बात कर रहे थे। हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फर्स्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया था हमने, उसकी बात की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये आपने क्या लेट किया, x लेट किया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या आएगा x + 1 और थर्ड नंबर क्या आएगा x + 2। तीनों लगातार नंबर हुए, तीनों का प्लस करना है, तीनों का प्लस कर दिया। अब तीनों का प्लस करना है तो अभी हमने इसका प्लस किया था, यहां पर देख रहे हैं जो सेम लाइक टर्म्स हमको ऐड करेंगे, x x x 3 बार x x प्लस में लिखा हुआ है तो 3x हो जाएगा, प्लस 1 + 2 क्या हो गया 3 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहां जो इसने कहा था द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन ये आया है 3x + 3। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, द पैरामीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is x + 5 and breadth is x - 3। देखिए अब यहां बात चल रही है x + 5 दे रखा लेंथ और ब्रेथ दे रखी x - 3, यानी कि l की जो बात करें हम, l गिवन है x + 5 और b जो गिवन है x - 3 की बात हुई है। हमें पैरामीटर निकालना है। आप देख रहे हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है तो वो आप देख रहे हैं कि पैरामीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्री है, जो भी फिगर है उसकी बाउंड्री की लेंथ। ये आपके पास L है, ये आपके पास B है,
ये आपके पास एल है, ये आपके पास बी है, तो पैरामीटर यही तो होता, 4 लेंथ को हम ऐड कर देते हैं, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी फाइनली हमारे पास एल प्लस एल 2L, बी प्लस बी 2B आ जाता है। दोनों के पास 2 है, इसको छीन के बाहर रख दिया और ये ही कॉमन होता है और ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि ब्रैकेट के बाहर हम 2 को लेके दोनों के पास छीन गए, इसके पास भी फैक्टर था, इसके बाद ये छीन के बाहर लेके एल प्लस बी, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, P इक्वल टू 2L प्लस बी। अब यहाँ पर L की वैल्यू और यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू क्या थी x प्लस 5 और B की वैल्यू क्या थी x माइनस 3। इस तरह से हमने ये 2x प्लस x 2x 5 प्लस के है माइनस के दिए प्लस के 2, और इस तरह से यहां से 2 कॉमन लेकर बाहर ले सकते हैं या 2 की मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कराऊं तो यहां पर आएगा 4x और प्लस 2 की मल्टीप्लाई कराई 2 से तो यहां पर वैल्यू आई 4। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज a प्लस 3। जो साइड है a प्लस 3 की, वो स्क्वायर की, वो a प्लस 3 है। अगर आप जानते हैं, और फाइंड इट्स एरिया, यानी कि स्क्वायर में आप जानते हैं कि कोई भी आपके पास स्क्वायर है उसके एरिया की अगर हम बात करेंगे, अगर यहां पर L है तो यहां पर भी L होगा, और एरिया आपका क्या होता है स्क्वायर का, L इंटू L, इट मीन्स L स्क्वायर, ये यहां पर आपके एरिया होता है। अब यहां पर साइड क्या है आपके पास a प्लस 3, तो यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर, और साइड क्या है आपके पास a प्लस 3 स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर की आइडेंटिटी आप जानते हैं कि पहले फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर आता है, आइडेंटिटी के बारे में बता चुका हूं, फिर 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, प्लस फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके a और 3 की मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 3, यानी कि फाइनली आपके पास जो आंसर आया a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6a। इस तरह से हम ये स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इस तरह से हम ये स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x। एक पेन की कॉस्ट x दे रखी है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। आप बताइए अगर एक पेन 10 रुपीज का है तो 2 पेन कितने होंगे? आप क्या करेंगे 10 प्लस 10 कर देंगे, ये एक आपका इजी मेथड है, सिंपल, तो आप उनको 20 कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके पास 5 है तो 10 को 5 टाइम्स ऐड करोगे, या आप ऐसे करोगे, अगर मैं कहूं कि एक पेन की प्राइस 10 रुपीज है तो 2 पेन की प्राइस 2 से 10 की मल्टीप्लाई कर दें, या 10 को 2 टाइम्स ऐड करा दें। मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ द एडिशन, यानी कि आप 10 को 2 टाइम्स ऐड कर दें या 2 की 10 से मल्टीप्लाई करा दें, दोनों बात एक ही आती हैं। इसी तरह से यहां पर देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x, तो द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। तो द कॉस्ट ऑफ 5 पेन 5 multiply x, it means 5x. It is an algebraic expression of given प्रॉब्लम, यानी कि एक्सप्रेशन निकालने थे तो ये 5x लिखा जाएगा क्योंकि एक पेन की कॉस्ट x है। नेक्स्ट, देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज a एंड 1 पेंसिल इज b, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स। तो देखिए टोटल कॉस्ट की बात चल रही है, पहले आप देख लीजिए 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, a है। 1 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, रुपीज a है। तो अगर मैं 5 या 4 नोटबुक की बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई a हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहां पर सीधे सीधे टोटल कॉस्ट यानी 1 नोटबुक कॉस्ट इज रुपीज a, और यहां देख रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स, तो 4 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। नेक्स्ट देखते हैं, फिर 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो b है और हमें 3 पेंसिल की कॉस्ट चाहिए, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1
पेंसिल। इसमें 4 मल्टीप्लाई ए प्लस कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक लिखा, 3 कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिखा बी। फाइनली हमारे पास ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। ए बॉय इज 25 ईयर्स यंगर, एक स्टूडेंट है, एक बॉय है, लड़का है 25 ईयर्स यंगर है देन हिज फादर। अब देखो फादर की एज का हमें नहीं पता है, दे रखी, सॉरी, हुज एज इज एक्स ईयर्स, फादर की एज कितनी है, एक्स है, और ये 25 साल यंगर है, यानी कि छोटा है किससे, अपने फादर से। तो एज कितनी हो जाएगी इस सन की, एक्स माइनस 25, वो अपने फादर से 25 ईयर्स यंग है, तो यानी कि 25 ईयर्स उसकी एज कम है, तो एक्स में से 25 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके सन की एज क्या होगी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहां देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हम ब्रेथ की, क्योंकि ये देख रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किस पर डिपेंड कर रहा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये उसकी ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। एल क्या हो जाएगा, एल आपने देखा कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ कितनी थी, एक्स है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि फिर पढ़ लीजिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ हमने लेट की एक्स, तो अब उस ब्रेथ से डबल आपके रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगी, तो एल इक्वल टू 2x। यहां देखें एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू x, तो क्या आ जाता है 2x स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाता है 2x स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साइन। साइन की प्रोडक्ट में स्टूडेंट बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैं आपसे बताऊं तो मैं स्टूडेंट से जब पूछता हूं कि बेटा ये प्लस प्लस क्या होता है, तो स्टूडेंट बड़े आराम से बताते हैं प्लस प्लस होता है, बट एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए। प्लस प्लस कभी प्लस नहीं होता, प्लस और प्लस क्वांटिटी की प्रोडक्ट प्लस होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे ध्यान रखते हैं कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्रोडक्ट में होता है, मल्टीप्लाई में होता है, या प्लस में होता है या माइनस में होता है, उसको कोई ध्यान नहीं रखता। जब हम दो क्वांटिटी हैं उनके प्रोडक्ट प्लस की क्वांटिटी की प्रोडक्ट कराते हैं, प्लस प्लस की क्वांटिटी की, तो यहाँ प्लस की क्वांटिटी आती है, यहाँ क्वांटिटी प्लस की आती है। जब हम माइनस प्रोडक्ट माइनस कराते हैं तो क्वांटिटी माइनस की नहीं प्लस की आती है। जब हम दो अपोजिट साइन की प्रोडक्ट कराते हैं तो माइनस आती है, चाहे माइनस प्रोडक्ट प्लस कराए या प्लस माइनस। लेकिन दो साइन सेम है, जैसे याद कैसे करना है, प्लस के साथ प्लस की प्रोडक्ट है तो प्लस इस पर प्लस होकर मर्ज हो गया, यानी कि ये कंप्लीट बना प्लस। यहां पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये एक लाइन इसके पास है, एक लाइन इसके पास है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रख दी, तो यहां पर ये प्लस साइन बन जाता है। यहां पर एक प्लस है एक माइनस, लेकिन ये जब इसके साथ करता है तो एक लाइन को कट कर देता है, यानी कि एक माइनस बच जाता है। ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो, ये कोई तो एक विशेष तरीका है कि इसको आप थोड़ा सा माइंड में सेट करके आप याद रख सकते हो कि स्टार्टिंग में दिक्कत आती, बाद में सब चीजें लर्न हो जाती है कि जब भी सेम साइन की प्रोडक्ट होगी तो वो प्लस आएगी, प्लस की प्लस से हो या माइनस की माइनस से। जब भी अपोजिट साइन की प्रोडक्ट होगी, अपोजिट साइन की क्वांटिटी की प्रोडक्ट होगी, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर 2x मल्टीप्लाई माइनस 3xy कराता हूं, तो मल्टीप्लाई कराने में क्या करते हैं हम, सबसे पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कराते हैं। तो नंबर्स की मल्टीप्लाई जैसी हमने कराई तो 2 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी की प्रोडक्ट होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि माइनस आया, साइन देख लिया, पहले प्लस है, माइनस माइनस आ गया। 2 की 3 से मल्टीप्लाई कराई 6 आई, x की x से प्रोडक्ट करा रहे पावर प्लस हो जाती तो 2 आ गई। इसमें y की है नहीं 1, इसमें y की 1 पावर, इसमें y की है नहीं तो केवल y की 1 पावर रहेगी। इस तरह से हम प्रोडक्ट कराते हैं। जैसे कि 3x मल्टीप्लाई 4x बाई स्क्वायर हमने कराया, तो आपने देखा कि दोनों क्वांटिटी में प्लस है तो क्वांटिटी प्लस क्या आएगी, प्लस साइन को लिखने का नीड नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया कि बस आपको जिससे समझ में आए। 3 की मल्टीप्लाई 4 से कराई तो यहाँ 12 आई, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से कराएंगे, फिर x की मल्टीप्लाई x से कराई तो x स्क्वायर आई, और बाई स्क्वायर इसमें है
और यहाँ बाई की टर्म नहीं है, तो यहाँ बाई स्क्वायर इस तरह से प्रोडक्ट आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे हम करते हैं। ऐसे ही हमने ये साइन दिए हैं कि इनकी प्रोडक्ट इनसे कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा क्वांटिटी का। चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई, यानी कि एक एक टर्म की मल्टीप्लाई भी मैंने आपको दिखाई है। मोनोमियल की बाइनोमियल से, एक टर्म की मल्टीप्लाई टू टर्म्स के एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल की बाइनोमियल से, बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से। चलिए देखते हैं, हम यहां पर प्रोडक्ट आपको कराते हैं। तो रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपकी मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था 3x² बाई प्रोडक्ट 4x बाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, साइन को चेक कर लेते हैं कि साइन क्या है। इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो क्वांटिटी प्लस की आएगी ही आएगी, क्योंकि प्लस की क्वांटिटी की प्रोडक्ट प्लस की क्वांटिटी से करते हैं तो प्लस आता है। फिर नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई कराई, 3 की मल्टीप्लाई 4 से कराई तो वैल्यू आई 12। फिर उसके बाद x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। जब भी हम प्रोडक्ट कराते हैं तो सेम बेस की पावर को ऐड करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, दोनों को ऐड किया वैल्यू आई पावर आई 3। नेक्स्ट देखते हैं बाई टू द पावर 1 है, बाई टू पावर 2 है, दोनों को ऐड किया बाई टू पावर आई 3। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कराते हैं, यानी कि एक टर्म की प्रोडक्ट एक टर्म से कराते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 2 -2x बाई स्क्वायर प्रोडक्ट -5x स्क्वायर बाई 7, यहां से हम कराते हैं। तो सबसे पहले देखा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस की क्वांटिटी के माइनस की क्वांटिटी से जब भी प्रोडक्ट होगी तो वो प्लस की आएगी। 2 की प्रोडक्ट 5 से कराया तो ये 10 आया। नंबर की प्रोडक्ट नंबर से कराएंगे। फिर उसके बाद x की प्रोडक्ट x स्क्वायर से कराई तो यहाँ पर x की पावर ऐड करेंगे, इसके पावर 2 पावर है, इसके पास 1 पावर है, दोनों को ऐड किया पावर हुई 3। हमने आपको कराया था x मल्टीप्लाई x, जब आप करते हैं तो x स्क्वायर आता है, x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4 किया तो x की पावर दोनों पावर ऐड होती हैं। ध्यान रखना प्रोडक्ट पावर में नहीं होता है, तो यहाँ पर 7 आया। तो इस तरह से यहाँ पर वही वर्क चल रहा है, x की पावर 1 x की पावर 2, दोनों की पावर ऐड कराई, 2 + 1 3 आया। यहाँ बाई टू पावर 2 है, यहाँ बाई टू पावर 7 है, दोनों को ऐड कराया तो वैल्यू आई 10। यहाँ पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, 2 + 3, 2 प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7, 2 + 7 क्या हो गया 9। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, दोनों पावर को ऐड कराया, 2 + 7 9 पावर है। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट 2 मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाइनोमियल, यानी कि एक के पास एक टर्म हो, जैसे मैं कहूं नंबर फर्स्ट एग्जांपल 2x मल्टीप्लाई x + y, इसके पास 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, इसके पास एक ही टर्म है। तो पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म की प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म से करते हैं, यानी कि 2x मल्टीप्लाई x, फिर बीच में क्या है प्लस है तो प्लस का यूज किया। फिर 2x की प्रोडक्ट सेकंड से करते हैं, 2x + y, प्रोडक्ट y, इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ये बाहर रखा हुआ था, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहली टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है। चलिए देखते हैं 2 इसके साथ नंबर 1 है, इसके साथ 2 है, 2 प्रोडक्ट आई, x के साथ x स्क्वायर आया प्लस 2xy, ऐसे हम इसके प्रोडक्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जांपल, अगर मैं कहूं यहाँ x स्क्वायर और प्रोडक्ट है x ^ 5 + 7x, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मैंने कह दिया 3, ये 3 यहाँ रख दिया। तो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से प्रोडक्ट कराएंगे, यानी कि 3x स्क्वायर प्रोडक्ट x ^ 5, फिर बीच में क्या है प्लस है, तो ये प्लस टर्म को सेपरेट करता है प्लस। अब इसकी प्रोडक्ट सेकंड टर्म से कराई, यानी कि 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 7x। ध्यान रखेंगे ये इसमें फर्स्ट टर्म है, ये इसमें सेकंड टर्म है, क्योंकि प्लस और माइनस के पास पावर होती है टर्म्स को सेपरेट करने की, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के पास वो पावर नहीं होती है। तो फर्स्ट इसकी प्रोडक्ट पहले फर्स्ट टर्म से कराई, फिर प्लस, फिर इसकी प्रोडक्ट सेकंड टर्म से कराई। फाइनल हमने लिखा 3
x⁴ दोनों की पावर ऐड कर दी, प्लस जब भी कभी पावर्स में कंफ्यूजन हो, स्टूडेंट 2 की मल्टीप्लाई 5 से कराते पावर में, तब सीधे सीधे आप x × x लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि x² लिखा गया है, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 की 1 से मल्टीप्लाई होती 1 आता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ इसका मतलब क्या है, दोनों को ऐड किया गया है, यानी कि 1 + 1 किया गया है और ये x² लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं 3 × 7 21 और दोनों की पावर ऐड की, पावर आई 3। इस तरह से हम ये प्रोडक्ट करा देते हैं। चलिए देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन हमने कराई है, मल्टीप्लाई बायनोमियल बाय बायनोमियल, यानी कि इसमें क्या करा जाता है, इसमें पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें पहले के पास x + 2y 2 टर्म्स हैं और प्रोडक्ट करा रहे हैं हम x² - 3y², इसके पास भी 2 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि इस x को लिखा मल्टीप्लाई x² - 3y², फिर उसके बाद यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लिखा और ये 2y। अब सेकंड की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से करा देंगे। फिर समझ लीजिए, इस टोटल के साथ पहले मैंने इस x की प्रोडक्ट रखी, ये टोटल इसके साथ ले आए हैं, फिर इस टोटल प्लस 2y और फिर इस टोटल की प्रोडक्ट इसके साथ रखी। ऐसा समझ सकते हैं आपके, पहले मैंने इसकी प्रोडक्ट इस सारे कंप्लीट वैल्यू से कराई, फिर बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, फिर 2y लिखा और फिर इसकी 2y की प्रोडक्ट इस सारे से हमने कराई। अब हम पहली वे की तरह कि जो मोनोमियल था और बायनोमियल, उसकी तरह हमने प्रोडक्ट कराई थी, पहले इसके अंदर ले जाएंगे x × x², बीच में माइनस है x × 3y², फिर प्लस है 2y की मल्टीप्लाई इसके साथ 2y प्रोडक्ट x², फिर माइनस है 2y प्रोडक्ट 3y², इस 2y की प्रोडक्ट इस 3y² के साथ। ऐसे ही हमने ये प्रोडक्ट कराई x³ माइनस इसकी प्रोडक्ट कराई 3xy² प्लस 2x²y। x वाली टर्म्स को मैं पहले लिखता चल रहा हूँ, y वाली को सेकंड नंबर पर लिख रहा हूँ। x² की प्रोडक्ट x³ x 3y² 3 की इससे मल्टीप्लाई माइनस 3 x की इससे कराई xy²। ऐसे यहाँ पर 2 × 3 6 और y³, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लाई करानी है। एग्जाम्पल देखते हैं x + 5, ये हमने लिया बाइनोमियल, 2 टर्म्स इसके पास है, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 3 टर्म होनी है तो x + y - 1। अभी जैसे हमने किया था उसी तरीके से हम प्रोडक्ट कराए, पहले इस x की सारे से प्रोडक्ट कराएंगे, यानी कि x × x + y - 1, इस ब्रैकेट बड़ी वैल्यू है तो ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है प्लस, तो ये प्लस साइन यूज किया, 5 की प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे 5x + y - 1। ऐसे ही हम इसकी अब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। इस x की इस x के साथ, फिर प्लस है x की y के साथ, फिर माइनस है x की 1 के साथ, फिर इसी तरह से ये प्लस। बस इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। x की x से प्रोडक्ट x², x की y से xy माइनस x प्लस 5x प्लस 5y और माइनस 5। अब लाइक टर्म्स को हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। x² वाली टर्म और कोई नहीं है तो हमने x² वाली टर्म लिख दिया और मैंने इसके नीचे डैश लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे xy वाली टर्म और कोई नहीं है तो मैंने प्लस xy लिख दिया है और इसके नीचे मैंने डैश लगा दिया। अब उसके बाद x वाली टर्म देखेंगे, x के प्लस 5 है माइनस का 1 है, तो दोनों प्लस के 5 माइनस का 1 प्लस के 4 और रहा x। इसके बाद 5y वाली और कोई टर्म नहीं है, प्लस के 5y लिखा और माइनस 5। इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है। इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट करा लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ये कैसे कैसे इसको लिखते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। अभी हम इसका और सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे। अगर इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो, कहीं कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बाकी आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सीधे भी बात कर सकते हैं। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, वो व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। चलिए, अगर मेरा पढ़ाया गया मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें। क्लास 7 का स्टूडेंट हो, क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, सबको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होगा, उन्हें अलजेब्रा के बारे में बेसिक प्रॉब्लम, जिन्हें वर्ड प्रॉब्लम लिखनी नहीं आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी नहीं आती हैं, वो बेसिक इसको अगर देखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, इसको समझ में आने लगेगा। जो मैथ्स आगे 10th क्लास में 9th क्लास में यूज होता है वो अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया गया मेथड अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।